नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस मुद्दे पर आपको, हमको, सबको मिलकर इसलिए आवाज उठानी है क्योंकि आपकी मेरी आवाज कहे जाने वाला भारत का मीडिया अब उस आवाज में ऐसे लोगों के प्रति गुणगान गा रहा है जिससे इस देश के दुश्मनों का बाहुबल और सारे प्रकार का सामर्थ्य बढ़ने की संभावना ज्यादा है। पहले मुंबई में ऐसे पत्रकारों की संख्या ज्यादा थी जो मीडिया के द्वारा दाऊद और ऐसे डॉन लोगों का महिमा मंडन किया करते थे, लेकिन अब नेशनल मीडिया में भी दाऊद और तमाम ऐसे छोटा शकील जैसे डॉन जिनको कि देशद्रोही कहना चाहिए, तू मैं में बात करनी चाहिए और उनको साहब कहा जाता है, सर कहा जाता है, उनको आदर पूर्वक उनका उच्चारण किया जाता है और इतना ही नहीं उनको ऐसा ट्रीट किया जाता है और उनको अपना नेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म न्यूज चैनलों का यूज करने दिया जाता है सरकार को धमकाने के लिए। क्या यह सही है? क्या मीडिया का यह अप्रोच सही है? क्या कहना है आपका? हमेशा की तरह बेखौफ होकर आपकी बात को रखिए। हम विदाउट एडिट, विदाउट सेंसर आपकी बात को लाइव में दर्शकों के पास पहुंचाएंगे। हिंदुस्तान इस विषय पर क्या सोच रहा है ये इस देश के मीडिया को पता चलना चाहिए और इसलिए आज के एपिसोड में हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं। मुद्दे को देखते हैं। हिंदुस्तान के सबसे खतरनाक मोस्ट वांटेड अपराधी और 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों में वांछित अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर अब शिकंजा कसना बेहद जरूरी हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे ही देश के कुछ मीडिया कर्मी और कुछ मीडिया वाले दाऊद जैसे देशद्रोही का महिमा मंडन करने में लगे हैं। जिस दाऊद ने हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि सैकड़ों जघन्य अपराध किए हैं, जो हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार है, जिसने करोड़ों मासूमों का खून बहाया, उस देशद्रोही का, देश के सबसे बड़े अपराधी का गुणगान आज हमारे ही देश के कुछ मीडिया वाले करने में लगे हैं। कुछ मीडिया वाले दाऊद जैसे गद्दार को दाऊद भाई के नाम से संबोधित कर रहे हैं, जिसे हमारे देश की जनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। दाऊद वो जहरीला सांप है जिसके फन को कुचलना बेहद जरूरी हो गया है। दाऊद वो नाम है जो हमारे देश के लिए नासूर बन गया है, जो इतने सालों से कानून की गिरफ्त से बाहर है। आज एक बार फिर से मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम सुर्खियों में आ गया है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ मीडिया वाले दाऊद पर मेहरबान हैं, उससे उन मीडिया के प्रतिनिधियों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। साल 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर भी भारतीय फिल्म उद्योग पर अपना कब्जा करने का भी आरोप है और देश में कई आपराधिक मामले दाऊद के खिलाफ दर्ज हैं। अब पूरे देश में एक बार फिर से दाऊद के खात्मे की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि देश के इतने खतरनाक अपराधी को देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया गुणगान क्यों कर रहा है? उसे सलाखों के पीछे डालने की बात क्यों नहीं की जा रही? क्यों आज देश का इतना बड़ा दुश्मन सलाखों से बाहर है? मुंबई में हुए धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही दाऊद इब्राहिम है। धमाके में तबाह हुए परिवारों को आज भी आस है कि वो दिन कब आएगा जब दाऊद जैसा खतरनाक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होगा और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन आज तो हमारे ही देश के कुछ मीडिया वाले अपने चैनल के माध्यम से उस अपराधी को दाऊद भाई बोलकर संबोधित कर रहे हैं, जो हमारे देश का सबसे बड़ा गद्दार है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा अपराधी है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। क्या मीडिया का ये रवैया गलत नहीं? क्या कुछ मीडिया वालों की ऐसी हरकत पर देश की जनता का खून नहीं खोलना चाहिए? आज इंतजार है तो उस दिन का जब इस देशद्रोही का खात्मा हो। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको, हमको बोलना है। अगले 1 घंटे तक हम इस पर चर्चा करेंगे और आशा करेंगे कि इस चर्चा का रुख और तेवर से इस देश के उन गद्दार मीडिया वालों के होश उड़ जाए जो दाऊद को भाई और सर और साहब कहते हैं। हिंदुस्तान के मन की आग उन लोगों के मुंह से क्यों नहीं निकलती? क्यों लाल टपकती है? इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। हमारे साथ 2 विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है उगता भारत समाचार पत्र के संपादक राकेश आर्य जी, आपका स्वागत है।
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं मनोज रघुवंशी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ आप हमेशा की तरह करोड़ों की संख्या में जुड़े रहते हैं, अपनी बात को कहते हैं टेलीफोन, स्काइप और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स के द्वारा। आप सब हम चर्चा शुरू करते हैं राकेश आर्य जी से। राकेश जी, क्या कहेंगे मीडिया के कुछ लोगों के इस रुख पर? देखिए, ये जो भी दृष्टिकोण मीडिया का इस तरीके का उभर करके कहीं से आ रहा है, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया को अगर चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो चौथा स्तंभ कहने का अभिप्राय ये है कि वो आतंकवाद को लेकर के स्पष्ट अपनी एक परिभाषा स्थापित करे, और वो परिभाषा इससे बेहतर कोई नहीं हो सकती कि जो देश की शांति व्यवस्था को भंग करने में और लोगों के जीवन को किसी भी तरीके से बाधित या अव्यवस्थित करने में सहायता करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानून के लिए वांटेड है, वांछित है, कानून की व्यवस्था को, कानून के राज को किसी भी तरीके से भंग करने का प्रयास करता है, वो केवल और केवल आतंकवादी है, देशद्रोही है। इस परिभाषा से अलग जानने के लिए मीडिया के पास कोई रास्ता नहीं है, और मीडिया को इसी दृष्टिकोण से सोचना भी चाहिए, इसी दृष्टिकोण से उसको लोगों का चित्रण करना चाहिए, उनका निरूपण करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तब वो अपने चौथे स्तंभ की भूमिका को निष्पक्षता के साथ निभा पाने में सक्षम होगी। बिल्कुल। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, बोलिए। क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ हाँ, तो मैं आपसे सवाल ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो दाऊद है, ये जो दाऊद है, इस पर पाकिस्तान का सारी इकोनॉमी इन्होंने इसके ऊपर पैसा कमा रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हर हमेशा इनकी आदत है पलट के उस बात पर फिर कायम नहीं रहना। ये पाकिस्तान की फितरत है। क्या हम उनके साथ, जो हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से वहाँ पार पानी जा रहा है, जहलीम, चुनाव और बहुत सारी चीजें जा रही है, क्या हम वो रोक कर धन्यवाद। उनको? हम कहेंगे कि कम शब्दों में आप अपनी बात को रखें, एक कॉल में एक तर्क रखें, जिससे कि और लोगों को भी बोलने का मौका मिले। अच्छी बात कही। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद जी। बोलिए। जय हिंद जनाब। क्या कहना है आपको? आपका ये मुद्दा बहुत बढ़िया उठाया है। सवाल ये है कि मैं सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि हमारा होम जो मिनिस्टर है, होम मिनिस्ट्री जो है, वो कहाँ खड़ी है? ये डाउन पैदा कैसे करते हैं? सवाल इस बात का भी है कि ये जो मीडिया है, इसको फंडिंग कौन कर रहा है? ये डाउन ही कर रहे हैं या विदेशी ताकतें कर रही हैं, जो हमारे मीडिया को पहले से ही प्रभावित कर रही हैं? हमारी संस्कृति सभ्यता पर प्रहार होता है, हर प्रकार से चारों तरफ से हमारे पर प्रभार है। कोई भी हमारे यहाँ कुछ छोटी मोटी बात हो जाए तो उसके ऊपर प्रहार। हाल भी प्रज्ञा है, उसको जेल में डाल दिया। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे। हम कहते हैं कि एक कॉल में एक ही मुद्दा, ज्यादा कॉलर को बोलने का मौका मिले। अगले कॉलर। जय हिंद। ये बोल रहा हूँ, जय हिंद। ये बोल रहा हूँ कि ये जो भी पत्रकार अगर ऐसा करते हैं तो सरकार को भी कानून बनाना चाहिए और इस पे कार्रवाई करना चाहिए कि जो भी पत्रकार हैं उनको राष्ट्रद्रोह के श्रेणी में लाना चाहिए, जो इनको भाई या फिर भाई साहब या फिर सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इन आतंकवादियों को। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आखिर क्या कारण है इतना सम्मान देने की? बोलिए। दाऊद इब्राहिम जैसे सुअर के बच्चे को वहाँ पाकिस्तान में घुस के मार डालना चाहिए। ऐसा सुअर का बच्चा है ये। धन्यवाद। ऐसे लोगों को घुसकर मारने की बात होती है तो भारत का मीडिया कहता है कि क्या हम दूसरे देश के संप्रभुता पर अटैक करेंगे? ऐसा सवाल इस देश का मीडिया पूछ ही कैसे सकता है? आखिर दाऊद जैसे लोग अपना डर फैलाना चाहते हैं, दाऊद जैसे लोग अपना खौफ फैलाना चाहते हैं, और उनका खौफ फैलाने में कुछ मीडिया वाले मदद करते हैं। आखिर गब्बर सिंह, मैं डॉन और डकैत का उदाहरण इसलिए ले रहा हूं, शोले फिल्म का गब्बर सिंह हिंदुस्तान को याद है, उसके लिए उसका नाम ले रहा हूं कि गब्बर सिंह तो यही चाहेगा ना कि उसका खौफ फैले, उसका डर 40-40 कोस तक दूर जाए। वैसे ही दाऊद जैसे दरिंदे चाहेंगे कि उनका खौफ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाए, जिससे कि उनके गुर्गों को वसूली करने के लिए
आसानी हो, उनका फोन जाए तो फिर लोग पैसे लेकर हाजिर हो, वो ये खौफ बनाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल पहले से करते आए हैं। पहले मुंबई के कुछ इवनिंग डेली और कुछ बड़े अखबारों के कॉलमिस्ट के ऊपर पुलिस की नजर रहती थी, लेकिन अब तो पिछले कुछ दिनों से चित्र यह है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े टीवी चैनल और बड़े बड़े पत्रकार भी ये भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसकी जांच होना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जी नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मीडिया वाले किसी को, दाऊद को या लादेन को भाई साहब या साहब करते हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके लिए कानून बनना चाहिए। और ये सिर्फ मीडिया की गलती नहीं है। कांग्रेस के सरकार में मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह, कब वो लादेन को साहब कहते थे। तो इन कांग्रेसियों के राज्य में मीडिया वाले को... राकेश जी के पास चलता हूँ। राकेश जी, आखिर क्या ये कहा जाए कि अब मीडिया में भी कुछ दिग्विजय सिंह तैयार हो गए हैं? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। अगर इस देश के इतिहास के बारे में भी विचार किया जाए तो वहाँ पर भी दिग्विजय सिंह पैदा रहे हैं। उन्होंने जब देश के इतिहास का विकृतीकरण करके वहाँ पर इस तरीके की बातें ला करके थोप दी जिनका इतिहास के तथ्यों से कोई मेल नहीं है, सच्चाई से दूर दूर का मेल नहीं है, तो महिमा मंडन करने वाले अगर आज मीडिया जगत में आकर के घुस गए हैं, पत्रकारिता के जगत में आकर के घुस गए हैं, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का अपने आप में डाउनफॉल हुआ है, पतन हुआ है। और ऐसे दिग्विजय सिंह वहाँ पर निश्चित रूप से उपलब्ध हैं आज की तारीख में, जो ऐसे लोगों का जो राष्ट्र विरोधी हैं और राष्ट्र के लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी नहीं हो सकते हैं, सीधे सीधे राष्ट्र की व्यवस्था को, राष्ट्र की शांति को खराब कर रहे हैं, उन लोगों का महिमंडन करने वाले लोग निश्चित रूप से आगुस हैं। मैं इस बिल्कुल, धन्यवाद। तो मीडिया के दिग्विजय सिंह कौन है? मीडिया के दिग्विजय सिंह ऐसे कैसे बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या, तादाद कैसे बढ़ रही है कि ये राष्ट्रीय चिंता का विषय नहीं है? हमें तो लगता है कि चिंता का विषय है और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मयंक जैन जुड़ गए हैं। मयंक जी, जिस प्रकार से भारत में टीवी चैनलों पर दाऊद साहब, दाऊद भाई, ये लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, हम दोबारा इनके पास जाएंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। नमस्ते चौहान साहब। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ इस मीडिया वालों से, आसाराम जी बापू जी को एक ही भाषा में बोलते हैं और दाऊद जैसे गद्दार को जी बोलते हैं, तो ऐसे मीडिया वालों को देशद्रोही करार क्यों नहीं दिया जाता इस देश के अंदर? बिल्कुल, धन्यवाद। संतों का नाम जब भी आता है तब तो उनको एक तू मैं बोलते हैं, और दाऊद का नाम आता है तो उसको साहब, भाई और न जाने क्या क्या बोलते हैं। मयंक जी, ऐसा क्यों होता है भारत के मीडिया में? है कि पाकिस्तान से संबंधित और जो कई सारे लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मीडिया में सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन एक भाग ऐसा है मीडिया का, काफी बड़ा भाग है मीडिया में, जो कि पाकिस्तान के समर्थन में और जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनके समर्थन में आके खड़ा हो जाता है। 2001 में जब परवेज मुशर्रफ आए थे इंडिया, तब यही मीडिया ने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी और उनसे कहा था कि कश्मीर इशू जो है आप ही सुलझा सकते हैं और आपके तरीके से सुलझना चाहिए। ऐसा एडिटर्स की जो ब्रेकफास्ट मीटिंग हुई थी उसमें परवेज मुशर्रफ को भी कहा था उन्होंने। इसी प्रकार से फिर परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान गए वापस, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप, ये भारत का मीडिया ने तो बहुत मेरा स्वागत किया, बहुत अच्छी तरह मेरा आप भगत की, लेकिन कृपया आप लोग मत करिएगा ऐसे, आप लोग अपने देश से प्यार करना। ऐसा परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को सलाह दी थी। तो ये इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? तो इंडिया का जो ये एक प्रकार का जो रवैया है हमारे मीडिया के एक बहुत बड़े अंग का, क्योंकि इनकी एजुकेशन जो है वो लेफ्टिस्ट तरीके से हुई है, जेएनयू टाइप के स्कॉलर्स हैं उनके अंदर, और वहीं से वो लोग सीख कर आए हैं, तो उनको ये सब चीजों में ज्यादा उनके लिए रिस्पेक्ट होती है इस वाली आइडियोलॉजी के लिए। नहीं, लेकिन क्या केवल यही कारण है या कोई इसके लाल टपकने का भी कोई कारण है? बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान एम्बेसी से बांटा जाता था और अभी भी लिस्ट आईबी के पास है ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट की। मेरे को बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने बताया है जो रिटायर हो चुके हैं, आप भी उनको जानते हैं। वो उन व्यक्ति ने मुझे बताया था कि जिस दिन परवेज मुशर्रफ दिल्ली आए थे आगरा समिट के लिए, उसके एक दिन पहले
उसके एक दिन पहले पाकिस्तान एम्बेसी से बहुत सारा रुपया इंडियन मीडिया को बांटा गया और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये जानती थी। आज भी वो लिस्टें हैं उनके पास, उनको मालूम है कौन कौन पेरोल पर है। हाँ। अरुण शौरी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि जो रियाज खोकर जो हाई कमिश्नर था पाकिस्तान का, वो भारत के दिल्ली के 3 बड़े अखबारों का एडिटोरियल खुद लिखता था। हाँ। तो इस तरह का पैसा सऊदी अरेबिया के माध्यम से पाकिस्तान ने पेट्रो डॉलर्स के माध्यम से काफी सारे मीडिया को खरीद रखा है। इसकी जानकारी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है और ये चलता आ रहा है बहुत दशकों से। लेकिन मयंक जी, ऐसा कितना क्या कारण है इतना कि भारत सरकार को ये चीजें पता है, ऐसा होने के बावजूद ये लोग नहीं डरते हैं? इसका कारण देखिए, अभी कुछ एक्शन जब से मोदी सरकार आई है तो तारीफ करनी पड़ेगी कि कुछ एक्शन उन्होंने एनजीओ के खिलाफ लेना शुरू किया है, जो एनजीओ एंटी नेशनल एक्टिविटीज करती थी और काफी सारी एनजीओ का फंडिंग बंद किया है। तो ऐसे में अब हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे उनका शिकंजा मीडिया पर भी कसेगा, क्योंकि प्रोसीजर वही है सारे, ये सब वो एक ही ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो एनजीओ के माध्यम से करते हो, चाहे वो गुजरात में राइट्स को लेकर झूठ फैलाते हो, चाहे वो वो मीडिया के साथ मिलकर ही एनजीओ करती है वो सब कुछ। तो उनके कॉमन सोर्सेज ऑफ फंडिंग है, तो उन पर एक्शन शुरू हो गया है। जो एनजीओ एक और बात मैं चाहूंगा कि भारत के दर्शक क्या करे इस मैटर में? देखिए, भारत के दर्शक जानते हैं कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। वो सबसे ज्यादा पॉलिटिशियंस को हेट करते हैं और नंबर 2 पे वो सबसे ज्यादा हेट करते हैं मीडिया को। तो मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। मीडिया जब भी कुछ बोलती है तो उसको मानते नहीं है लोग ज्यादा। और वो जानते हैं कि वो पेड मीडिया का एक बहुत बड़ा भाग है, जो कि पेड मीडिया जो पैसे लेकर करते हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं। तो इसलिए ज्यादातर घरों में तो मैं देखता हूँ कि लोग एंटरटेनमेंट चैनल देखना पसंद करते हैं और न्यूज चैनल्स को देखना ज्यादा पसंद भी नहीं करते इस वजह से। तो क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है और फिर जो न्यूज की क्वालिटी है उस पर भी काम नहीं करते, रिसर्च नहीं करते और दलाली के काम करते हैं। बहुत बड़ा भाग मीडिया का ऐसा हो चुका है हमारा, एकदम यूजलेस। और एंटी नेशनल लोग भी उसमें घुस गए हैं। और जो पिछली रेजिम थी, यूपीए की रेजिम, इसमें बड़ी सिस्टमेटिकली ऐसे लोगों को घुसाया गया, कम्युनिस्टों को घुसाया गया और ऐसे पाकिस्तान परस्तों को घुसाया गया। आउटपुट हेड बनाया बड़े बड़े चैनल्स में, नाम जानता हूं मैं उनको, उनके। और एक विशेष आदमी थे कांग्रेस में, बहुत बड़ी पोस्ट पर थे, सोनिया गांधी के बहुत खास थे, उन्होंने सिलेक्ट किए लोगों को अंदर घुसाया एक एक जगह पे। लेकिन दुख की बात यह है कि बीजेपी के जो लोग हैं उनको ऐसा सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो भी अपने लोगों को कभी प्रमोट करते नहीं है, अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को कभी प्रमोट करते नहीं है और उनको काटने का ही काम करते हैं बल्कि। तो इस वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन जो हिंदू सोसाइटी है वो तैयार हो रही है। तो इसलिए वो जो है सूनर और लेटर जो है मीडिया को, अगर जैसे आपका मॉडल है, सुदर्शन टीवी का मॉडल है, ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बनके तैयार हो रहा है, क्योंकि अच्छा काम करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा काम करके भी आपको ऐड मिल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग देखेंगे। अगर आप मयंक जी, अभी आपने विषय छेड़ा, इसलिए मैं आपको बताता हूं। हमारा ये जो शो है जिसपे आप लाइव में है, आप जानते हैं 700 एपिसोड होने को है। एक भी स्पॉन्सरर भारत का, कोई भी कंपनी अपने आप को कितना भी देशभक्त कहे, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो बिंदास बोल के स्पॉन्सरर हो, अपने आप को दूर भगाते हैं। हमारा दूसरा एक शो अभी नया शुरू हुआ था, ऑपरेशन इतिहास। हमको 3 एपिसोड में वो बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत बड़े खर्चे से हमने उसको पर एपिसोड पर बजट बनाया था, उसको भी स्पॉन्सरर नहीं है। तो ना हिंदुस्तानी पैसा देते हैं, ना हिंदुस्तानी कंपनियां देती है, ना हिंदुस्तान सरकार देती है। तो सुदर्शन जैसे लोग संघर्ष करे तो बस कर्जा बढ़ाकर संघर्ष करे, यही मॉडल है अभी। तो मुझे तो मालूम है ये ना कि बांग्ला क्रेसेंट बनाने के बाद मुझे फिल्मों के लिए, जो इस तरह की फिल्में बनाने के लिए फंडिंग में बहुत दिक्कत हुई और मीडिया के दरवाजे भी बंद करा दिए। कई लोगों ने तो फोन कर करके कहा मीडिया हाउसेस को कि अगर इसको बुलाया तो हम अपना गेस्ट ही नहीं भेजेंगे अपनी पार्टी से। तो इस तरह से हमको काटा जाता है। हमारा सारा जो करियर है मीडिया में उसको स्कटल किया जाता है, फिर फंडिंग नहीं दी जाती। तो लेकिन ऐसा है कि जो बिजनेसमैन है ना जी,
वो एंड ऑफ द डे अपने प्रॉफिट देखता है। अगर आपका इतना अच्छा उसका टीआरपी है तो कोई ना कोई आपको मिलेगा जरूर लॉन्ग रन में। चलिए, अभी तक तो नहीं मिला है ना, हम मिलने की प्रतीक्षा करेंगे। हम तो लगे हुए, आपने समय निकाला, बात की, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे मयंक जैन जी, राष्ट्रवादी विचारों के क्रांतिकारी पत्रकार हैं। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए, आप भी जुड़े हुए, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं। दाऊद का कुछ काला चिट्ठा आपके सामने दिखाते हैं स्क्रीन पर। और 1993 में मुंबई में हुए धमाके का मुख्य आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में पहले नंबर पर है और विश्व के सबसे खूंखार आतंकवादियों की सूची में तीसरे नंबर पर है। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड में 1984 में आया। इससे पहले वो डोंगरी इलाके में चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि करता था। उसी दौरान पठान बासु दादा के गैंग ने उसके बड़े भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद वो पठान के पीछे पड़ गया और हाजी मस्तान की गैंग में शामिल हो गया। दाऊद इब्राहिम का पूरा नाम दाऊद इब्राहिम कसकर है। उसने 1985 में डोंगरी पुलिस के इशारे पर पठान को मारा। उस समय पठान पूरे इलाके में होटलों, व्यवसायियों, पत्रकारों के साथ साथ पुलिस को भी परेशान कर रखा था। 1985 में मुंबई में हाजी मस्तान के बाद दाऊद का प्रभाव बढ़ा और उसने हथियारों को विदेशों से खरीदने का काम शुरू किया। दाऊद अमेरिका के नेतृत्व वाली आतंकवाद रोधी दस्ते का पाकिस्तान सरकार की तरफ से हिस्सा रह चुका है। इसके लिए अमेरिका पाकिस्तान में फंड मुहैया कराती थी। दाऊद इब्राहिम का नाम पाकिस्तानी मिसाइल वैज्ञानिक अयूब खान के साथ भी जोड़ा गया था। माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया से मिसाइल मंगाने में दाऊद ने अयूब खान का साथ दिया था। पाकिस्तान में नए अंडरकवर एजेंट सबसे पहले आकर दाऊद से मिलते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी आदेश होता है। पाकिस्तान के MQM संगठन के ज्यादा सदस्य उसकी सुरक्षा में रहते हैं। उसकी कोई भी समस्या हो तो वो सरकार के पास न जाकर दाऊद के पास जाते हैं, जिससे उनके रहने, पैसे और सुरक्षा की व्यवस्था दाऊद ही करता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ, मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ। और ये जो मीडिया है ना, ये वो मीडिया है जो चीन की लड़ाई हुई थी उसमें चीन का साथ दिया था इन लोगों ने, और सारे कॉमरेड हैं और ये कांग्रेसी सब मिले हुए हैं। इनका इलाज होना चाहिए सही तरीके से। ये सब बिका हुआ मीडिया है। धन्यवाद। देश में ऐसा भी मीडिया है, वे बिल्कुल सही याद सही वक्त पर इन्होंने दिलाई कि जब भारत और चीन युद्ध हुआ था तो कुछ लोगों ने कहा था कि जो चीन की सेना भारत पर आक्रमण करने आ रही है, ये हमारे दुखों की मुक्ति की सेना है। इसको मुक्ति सेना कहने वाले भी लोग इस देश में थे और अभी भी है। सरकारों में मंत्री भी रहे हैं और मीडिया में भी है। आखिर हिंदुस्तान ऐसे सांपों को कब तक सहता रहेगा, दूध पिलाता रहेगा, और जब तक ये करता रहेगा तब तक ये डंक मारते रहेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। चलिए राकेश जी की बात चलते हैं। राकेश जी, मयंक जी की बात आपने सुनी क्या? उन्होंने कहा कि भारत के 3 बड़े अखबारों का जो संपादकीय होता है वो पाकिस्तान का उच्चायुक्त, राजदूत, यहां पर जो कॉन्सुलेट जनरल था वो लिखता था। हिंदुस्तान के अखबारों का पूरा की पूरा एडिटोरियल लिखने वाला अगर पाकिस्तान का राजदूत है तो ये बिके हुए नहीं है तो क्या है? निश्चित रूप से ऐसे लोग तो आ घुसे हैं और बड़े जो पत्र हैं उनकी जानकारी मेरे पास भी इस तरीके की है जहां से उनके एडिटोरियल ऐसे लोग लिखते हैं जिनका राष्ट्र से और राष्ट्र की संस्कृति, धर्म और इतिहास से कोई दूर दूर का लेना देना नहीं है, कोई वास्ता सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। देखिए, मेरा मानना इस पर यह भी है कि जब तक कोई देश अपने खड़े होने के लिए कोई अपनी खुद की आइडियोलॉजी लेकर के नहीं चलता है, जब तक वो अपने अतीत से सबक लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प नहीं लेता है, तब तक कोई भी देश अपने आप को आत्मगौरव के साथ राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित नहीं कर पाता। भारत के साथ पहले दिन से ये मजबूरी रही है और इसके नेतृत्व में खास तौर से, जैसा कि अभी एक कॉलर भी कह रहे थे, कि यहाँ के जो लोग रहे हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट रहे हैं, चाहे कांग्रेसी मानसिकता के लोग रहे हैं, उन लोगों ने इस देश की अपनी विचारधारा को, अपने किसी ऐसे सिद्धांत को, कभी किसी ऐसे अपने राजनीतिक दर्शन को स्थापित ही नहीं होने दिया जो जिसको ये अपना कह सकता था।
जब अपना इसके पास है ही नहीं, तो यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थितियाँ भी आई हैं कि जब विदेशियों ने आपसे हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को लेने के लिए पुस्तकें मांगी हैं और दूसरा साहित्य मांगा है, जैसे इंडोनेशिया है आपके लिए, उसने मांगा तो यहाँ पर कह दिया कि नहीं, इससे हिंदू शब्द हटा दीजिए, यानी कि आप इतना साहित्य ले रहे हैं, हिंदू रामायण, हिंदू फला अभी लीजिए ना, योगा से भी हिंदू हटाइए बोलते हैं पहले, फिर योगा करेंगे, उससे भी हम हटा रहे हैं। तो इस देश की सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार उस समय थी, और राजीव गांधी की सरकार के तत्कालीन संबंधित मंत्री ने उससे ऑब्जेक्शन लगा करके ये बोल दिया था कि आप इससे हिंदू शब्द हटा दीजिए। बिल्कुल, तब हम इसको देंगे। दोबारा आता हूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, भारत के मीडिया के कुछ लोग, बल्कि मैं उसको लोग क्या कहूं, इंसान कहूं, भारत के मीडिया के कुछ दलाल दाऊद और ऐसे अंडरवर्ल्ड डॉन और देशद्रोहियों का महिमा मंडन कर रहे, आप क्या कहेंगे? सुरेश जी नमस्कार। इस 3 कारण मुझे समझ में आते हैं। एक तो ये है कि जो महिमा मंडन कर रहे हैं वो इब्राहिम से इम्प्रेस हो गए, उन्होंने महिमा मंडन करना शुरू कर दिया, ये तो बहुत दुख की बात है। दूसरा ये है कि जैसे अंडरवर्ल्ड जो है वो फिल्मों में पैसा लगा रहा था पहले, बाद में जब मीडिया प्रभावशाली बन गई तो मीडिया में भी अंडरवर्ल्ड का पैसा लगाना स्वाभाविक हो गया। तो वो लोग पैसा खा के दाऊद इब्राहिम से, जो कि इंडिया मोस्ट वांटेड अभी है, उससे पैसा खा के भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तब भी बहुत अफसोस की बात है। और तीसरा एक और कारण मुझे समझ में आता है कि जैसे एक बड़ी ही बहुत ही पॉपुलर किताब है द गॉड फादर बाय मारियो पूजो, वो एक माफिया डॉन वीटो कॉर्लियोनी की लिखी हुई है, तो वो बड़ी पॉपुलर हुई और उसकी फिल्म बनी, वो भी बड़ी पॉपुलर हुई। तो एक लालच कुछ मीडिया मैन के दिमाग में ये भी हो सकता है कि अगर दाऊद इब्राहिम को मसाले के तौर पे सेंसेशनलाइज करके पेश किया जाए तो टीआरपी ज्यादा मिलेगी, इसकी वजह से भी कुछ लोग महिमा मंडन कर सकते हैं। लेकिन मतलब उस मसाले में उस पे मिर्च लगाए ना, उसको तले, उसको जितना और देशद्रोही साबित करने में जो मसाला लगा सकता है वो लगाए, उसको महिमा मंडन करके उसको अच्छा सा पेश करने की क्या जरूरत है? हाँ देखिए, महिमा मंडन करना तो बहुत ही गलत है। और आप इसको, अगर आप पैटर्न को देखिए कि मारियो पूजो ने जो गॉडफादर लिखी उसमें किस चालाकी से वीटो कॉर्लियोने का महिमा मंडन किया। मतलब डॉन वीटो कॉर्लियोने को लिखा है कि जब न्याय नहीं मिल पाता है तो डॉन वीटो कॉर्लियोने के पास जाओ तो वो न्याय दे देता है। मतलब जज ने न्याय नहीं दिया तो अमेरिका बोनासेरा नाम का एक कानून का पालन करने वाला शरीफ आदमी डॉन वीटो कॉर्लियोने के पास चला गया और उसने उसको वो न्याय दे दिया जो वो चाहता था कि उसकी बेटी के साथ बदसलूकी हुई थी, 2 लड़कों ने की थी। उसके गुंडों ने जाकर उन 2 लड़कों को इतना मारा कि वो 6 महीने तक अस्पताल के बाहर ना आ पाए, उसको बड़ी तसल्ली मिली। लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ पे को उस ऑथर ने रोक दिया, मतलब मारियो पूजो ने रोक दिया। लेकिन अमेरिका शर्म में चला गया न्याय पाने के लिए, क्योंकि एक जज भ्रष्ट था। हमारे देश में भी बहुत सारे भ्रष्ट जज हैं, बहुत सारे मक्कार बेईमान जज हैं, लेकिन अगर एक मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने कोई बेईमानी और मक्कारी कर दी, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आदमी किसी माफिया डॉन के पास चला जाए, वो हाई कोर्ट चला जाए, वहां से न्याय नगर सुप्रीम कोर्ट चला जाए। तो अमेरिका गोद में धकेल के मारियो पूजो ने एक तरह से वीटो कॉर्लियोने का महिमा मंडन किया। और इसी पैटर्न के चलते हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। बजाय इसके कि वो रास्ता दिखाएं, उल्टा वो लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। अगर कोई भी दाऊद इब्राहिम जैसे देशद्रोही और आतंकवादी का कोई भी महिमा मंडन करेगा तो वो खिलाफ अपराध कर रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद मनोज जी। हम ज्यादा बात आपसे करना चाह रहे थे लेकिन शायद नेटवर्क ठीक नहीं है। हम दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जारी है ब्रेक के बाद।
के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास पोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं देश के गद्दारों को, देशद्रोही डॉन को, देश के दुश्मनों को महिमा मंडन करके इस देश के कुछ मीडिया वाले हो, टीवी चैनल वाले हो, अखबार वाले हो, मैगजीन वाले हो या वेब पोर्टल वाले हो, ऐसा पेश कर रहे हैं कि उनका खौफ बढ़े, उनकी फैन फॉलोइंग बढ़े, उनका डर बढ़े, उनका बिजनेस बढ़े। आखिर ऐसा क्या कारण है? अब तक के 2 वरिष्ठ पत्रकारों ने विशेष इस फोनों में ये बात बताई कि देश के कुछ अखबारों का संपादकीय अगर पाकिस्तान का कॉन्सुलेट जनरल या राजदूत लिखता है तो हिंदुस्तान की सारी व्यवस्था चरमरा गई है। सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसियां और हिंदुस्तान के जागरूक नागरिक आखिर कहां हैं? जिस दाऊद का हमारे पास एक भी लेटेस्ट फोटो नहीं है, अपने आप को खोजी पत्रकारिता के लिए माहिर कहने वाले लोग एक भी लेटेस्ट फोटो दाऊद का नहीं ले पाए। और मुझे हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी यह सवाल बनता है, पूछना पड़ता है कि आखिर हमारे पास दाऊद का 25-30 साल पुराना क्रिकेट के मैच वाला या पार्टी वाला वीडियो फोटो छोड़ के लेटेस्ट फोटो क्यों नहीं है? क्या यह हमारी फेलियर नहीं है? एक तरफ ये फेल्यूर है और दूसरी तरफ उसका महिमा मंडन करने वाली फौज है। क्या इस फौज से हिंदुस्तान को और रौंदने देंगे या इसका कुछ उपाय करेंगे? कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कॉलर से बात करता है। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय सुरेश जी, विजय सिंह बोल रहा हूँ रोहनी से। हाँ, हेलो, बोलिए। जय सुरेश जी, विजय सिंह बोल रहा हूँ रोहनी से। सर, हम भगवान श्री कृष्ण के धरती में पैदा हुए हैं। हाँ। हमारे देश में गऊ काटी जा रही है और सुअर पे कोई बैन नहीं है, तो हमारे देश में क्या कानून है ये? चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमने आपके पहले, इसके पहले भी बात कराई है। अभी हमारे साथ वेद प्रताप वैदिक जी जुड़े हैं। वेद प्रताप वैदिक जी, भारत के कुछ चैनल डॉन और देशद्रोहियों का महिमा मंडन करते हुए भाई साहब, डॉक्टर, क्या क्या लगा रहे हैं। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को ऐसी स्थिति देख के क्या महसूस होता है? नहीं, ये बहुत दुखद मामला है। हमारे टीवी चैनल और कुछ अखबार भी अपनी पब्लिसिटी के खातिर, अपनी टीआरपी बढ़ाने के खातिर ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हैं जिनको बिल्कुल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, सजा दी जाना चाहिए और ऐसी उदाहरण योग्य सजा दी जाना चाहिए कि भविष्य में कोई उनके जैसा बुरा काम, देशद्रोह का, मानव द्रोह का और अत्याचार का कभी दोबारा न कर सके। बिल्कुल। लेकिन इसके विपरीत अपनी कमाई के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए लोग अपनी पत्रकारिता का दुरुपयोग करते हैं। ये भर्त्सना के योग्य कार्य है और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें किसी प्रकार की कोई देशभक्ति है या कोई देश की सुरक्षा का भाव है। सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण ये लोग ये गलत मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन उससे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जी जी, ये लोग जो कि खलनायक हैं उनको ये महानायक के तौर पर दिखा रहे हैं। ये बहुत ही उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका कारण डर है, लालच है या दोनों है? मेरे ख्याल से तो लालच ज्यादा है, क्योंकि डर किस बात का है? लोग तो आनंद कर रहे हैं, अपनी मस्ती छान रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और अपनी तथाकथित लोकप्रियता के आनंद में डूब रहे, उतरा रहे हैं। कोई डरवर नहीं है उनको, वो लालच के मारे ये करते हैं। जो उनको आपको इसका उपाय क्या दिखता है? इसका उपाय तो यही है जो आप कर रहे हैं। आप सबसे अच्छा उपाय कर रहे हैं। आपका चैनल बहुत प्रभावशाली है, इस पर आप भर्त्सना कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं। तो जब इस तरह के कार्यक्रम ये लोग दूसरे चैनल वाले करते हैं तो लोग भी निंदा करेंगे उनकी। बिल्कुल, ठीक प्रतिक्रिया होगी। यही करना चाहिए। मैं सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। नहीं, मैं भी प्रतिबंध लगाने के बजाय ये कहूंगा कि हम इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं जांचते। भारत में अगर पाकिस्तान एम्बेसी 150 करोड़ रुपए सालाना मीडिया का बजट रखती है, 100% खर्च करती है, तो 150 करोड़ कहा जा रहा है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों नहीं निकालती? बिल्कुल, ये आपकी बात, अगर इसके अंदर कोई ठोस बात है, तथ्य है, अगर ऐसा, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, अगर ऐसा है तो बिल्कुल निकाला जाना चाहिए।
और एक्सपोज करना चाहिए ऐसे सब पाखंडियों को, ऐसे सब। और वो पाकिस्तान क्या, कोई भी एम्बेसी से पैसा खाने वाले या किसी भी स्रोत से पैसा खा के और पत्रकारिता करने वालों को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। वो तो देशद्रोही हैं जो पैसा लेके पत्रकारिता करते हैं। इससे बुरा क्या अपराध हो सकता है? लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को गुमराह करते हैं वो लोग। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। अब एक बात और ध्यान में आ रही है कि दाऊद फिल्मों के द्वारा पहले पैसे लगाता था, अब मीडिया के द्वारा भी लगा रहा है, जिससे कि उसको उसका रिटर्न भी मिल रहा है और रिटर्न के साथ साथ उसका महिमा मंडन भी मिल रहा है। तो ऐसे पैसों पर भी भारत सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार के सूचना प्रसारण, अर्थ और गृह मंत्रालय ज्यादा सजग नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, मुझे तो इसका संज्ञान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है और आपके पास ऐसी सूचना है, और मैं कहता हूं कि ऐसी सूचना अपुष्ट भी है, तो उसकी पुष्टि होनी चाहिए, उसके प्रमाण जुटाए जाने चाहिए। और उन सारी पत्रकार संस्थाओं को, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे कोई कितने बड़े से बड़ा पत्रकार हो, तो उसको पूरी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। वैदिक जी, जो बात आपने सूचना की कही है, आप इस बात को तो मानते हैं कि देश में, हमारे देश में या किसी भी देश में, किसी भी देश की जो एम्बेसी होती है उसके पास विभिन्न कामों के लिए बजट होता है, वैसे मीडिया के लिए होता है। हाँ। वैसे पाकिस्तान एम्बेसी का भी बजट इस देश में होगा। हम लॉजिकल बात करें, मैं तो पुख्ता बात कर रहा हूं, लेकिन हम लॉजिकल भी बात करें तो वो बजट जरूर होता है और वो कंज्यूम भी होता है, तो कोई तो है लेने वाला। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा बजट होने में कोई बुराई नहीं है। हमारी एम्बेसीज भी जो सारी दुनिया में है, सबके पास बजट होता है, लेकिन उसका काम सिर्फ ये होता है कि पत्रकारों को जब बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है तो चाय वाय पिलाई जाती है, भोजन आदि कराया जाता है। कोई दिवाली त्योहार वगैरह हो तो सबके यहाँ कोई मामूली गिफ्ट, एक आधा किलो 1 किलो मिठाई का पैकेट भेज दिया जाता है। इसमें तो अब कोई बुराई नहीं है। हालांकि यहाँ तक ठीक है, जिसको भाईचारा, या जिसको हम कहे कि वैसे तो ऐसे दुश्मन देश के साथ क्या भाईचारा हो, लेकिन फिर भी ऐसा अगर यहाँ तक एक डिप्लोमेसी तक है तो ठीक है। लेकिन अगर ये बात इससे ज्यादा है और तर्क से इसलिए ज्यादा कहने के लिए हम मजबूर है क्योंकि स्क्रीन पर इनके कारनामे दिख रहे, तब तो चिंता करनी पड़ेगी ना। एकदम 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 चिंता क्या करनी पड़ेगी। अगर इसका समाधान नहीं होता है तो सरकार ही क्या सरकार है। बिल्कुल, ये सरकार होने के लायक नहीं है। अगर देश के दुश्मनों को, देश को अंदर से खोखला करने वालों को अगर ये पकड़ती नहीं है सरकार, तो फिर सरकार किस लिए है भाई? तो सरकार का तो प्रथम कर्तव्य है कि पाकिस्तान की एम्बेसी हो या किसी और मुल्क की एम्बेसी हो, जो भी हमारे देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं और पत्रकारों को फुसला रहे हैं, उनका अधःपतन कर रहे हैं, उसको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। उन डिप्लोमेट्स को निकाल बाहर करना चाहिए और उन पत्रकारों को कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको पत्रकारिता के क्षेत्र से सदा के लिए वंचित कर देना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद वैदिक जी। हमारे साथ और भी कई कॉलर जुड़े, मैं राकेश जी के पास पहले चलता हूं। राकेश जी, जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों की अब हम बात करें कि सरकारी एजेंसी इस पर प्रोएक्टिव एक्शन ले ले, वो करने के लिए जनता क्या करे, आप और हम क्या करें? देखिए, अगर हमारे पास भी किसी तरीके की सूचनाएं हैं तो हम ऐसी एजेंसीज को दें, उनके सहयोगी बने, सहभागी बने। पत्रकारों को स्वयं भी अपने लिए पत्रकारिता का एक कोड, एक संहिता तैयार कर लेनी चाहिए कि हम इसके अन्यथा अगर जा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं भाषण और अभिव्यक्ति की जो मौलिक स्वतंत्रता हमारे संविधान के द्वारा दी गई है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको खुद को ही तैयार करनी होगी और इस तरीके से देखनी होगी वो संहिता जो हम तैयार करेंगे कि उससे किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति हमारे राष्ट्र के अधिकारों का, उसकी सीमाओं का अतिक्रमण न कर पाए। यदि ऐसी व्यवस्था हम कर देते हैं, उसमें सहयोगी और सहभागी बनते हैं, एजेंसीज के साथ भी सभी प्रत्येक व्यक्ति बनता है और एजेंसी जो उस पर साथ के साथ अच्छा एक्शन लें, तो मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ हम कोई एक्शन लेने में असफल रह जाएंगे।
निश्चित रूप से सफल होंगे। और ऐसा करने के लिए हिंदुस्तान ने आगे आने की जरूरत है। जी। सब लोगों ने आगे आकर इस विषय को बढ़ाने की जरूरत है। भारत सरकार पर इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है। देश का गृह मंत्रालय, देश का अर्थ मंत्रालय ऐसे विषयों की जांच करे, क्यों नहीं मीडिया के उन लोगों की भी जांच करे जो संदेह के घेरे में है। जब ये सरकार के पास, उसके इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास ऐसे लोगों की लिस्ट है, ऐसा लोग कहते हैं, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश जी। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं अजय रावत कानपुर से बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कि कांग्रेस के 65 सालों की उपलब्धि है जो आज हम ये झेल रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो दाऊद जैसे लोग आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के सौजन्य से ही ये आज यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज भी सिर्फ दाऊदी क्यों, जितने भी हिंदुस्तान में आतंकवाद और उससे संबंधित काम हो रहे, ये सिर्फ इन्हीं के कारण है, क्योंकि ये राष्ट्रवादी पार्टियां नहीं है। इनका जितना भी पैसा है ये सारा बाहर से स्पॉन्सर है। इनके 65 साल का इतिहास देख लीजिए। लेकिन जो राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में है, उसने अपने प्रखर राष्ट्रवाद का परिचय देते हुए और सख्ती से देते हुए देश के दुश्मनों पर कार्रवाई करना, और खास करके मीडिया जैसे, जिसको समाज का ऐना कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है, जो तो प्रतिबिंब है समाज का, हम ऐसा कहते हैं, उस पर भी एक्शन लेकर दिखानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री तो सबसे ज्यादा मीडिया से पीड़ित रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर मीडिया ने ऐसे सवाल उठाए या ऐसे झूठे प्रचार के वो शिकार रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को तो और गंभीरता के साथ ऐसे मीडिया वालों पर एक्शन लेने जरूरी है। कारण आपको दिखाते हैं। आतंकी के प्रति लचीला रवैया। दाऊद इब्राहिम मुंबई धमाकों का गुनहगार है। मुंबई आतंकी हमले में कई सौ मासूम लोगों की जान चली गई। ऐसे आतंकी को कई लोग बड़ी इज्जत से बुलाते हैं। ऐसे में सवाल कि क्या एक आतंकी इज्जत के काबिल होता है? क्या ऐसे लोग जो एक आतंकी को इज्जत देते हैं, क्या उन्हें आतंकियों का समर्थक नहीं समझा जाए? देशद्रोही डॉन को साहब पुकारते मीडिया संस्थान। कुछ मीडिया संस्थानों ने आतंकी दाऊद के इंटरव्यू दिखाने की बात की है। उस इंटरव्यू में आतंकी को साहब पुकारा जा रहा है। ऐसे में सवाल कि क्या एक आतंकी को साहब कहने की जरूरत है? क्या देश के गद्दार के प्रति लचीला रुख होना चाहिए? क्या मीडिया संस्थान देश के प्रति जिम्मेदार नहीं है? कई नेता भी आतंकियों को साहब पुकारते। हमारे कई धुरंधर नेता आतंकियों को साहब पुकार चुके हैं। लगता है इन नेताओं का असर कुछ मीडिया संस्थानों पर भी दिखने लगा है। वैसे तो हम पहले भी इन नेताओं को आईना दिखा चुके हैं। नेता तो हो सकता है सियासी वजहों से आतंकियों का साथ देते हों, मगर मीडिया जब आतंकियों को साहब कहता है तो सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है। देशद्रोही आतंकी को कुछ लोगों का समर्थन। भारत में भी कई लोग डॉन की तरह बनना चाहते हैं। कई ऐसे आतंकी हैं जो दाऊद से प्रेरणा लेकर आतंकी बने हैं। मुंबई में कई युवा डॉन की तरह बनना चाहते थे। आज उनमें से कई जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये लोग अपराध करने के बाद सहानुभूति की आस देश से रखते हैं। कई लोग इनसे सहानुभूति भी दिखाते हैं। गद्दार डॉन आज भी भारत को दहलाने के सपने देखता। आज भी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे देश को दहलाने की कोशिश करते रहते हैं। पाकिस्तान में बैठा दाऊद भारत में कई तरह के अवैध धंधों को अंजाम देता है। क्या ऐसे व्यक्ति जो देशद्रोही कार्य करता हो उसे इज्जत देनी चाहिए? जिसके भारत में अवैध धंधे से तार जुड़े हो उसका महिमा मंडन होना चाहिए। ऐसे लोगों की खबर लगाने के लिए कुछ लोग डरते भी हैं और कुछ लोगों के लिए क्रेज होती है। एक मीडिया अवार्ड के कार्यक्रम में पिछले दिनों एक बड़े पत्रकार ने बात करते करते मुझे कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं दाऊद का इंटरव्यू लूं और उसको प्रकाशित करूं। मैं ऐसा करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। मैंने उसको हंसकर कहा कि अगर दाऊद मेरे सामने आएगा, मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन अगर दाऊद मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी बाइट या उसकी इंटरव्यू लेने के पहले उसका गला दबा दूंगा, क्योंकि पत्रकार मैं बाद में हूं, पहले एक हिंदुस्तानी हूं और देश के ऐसे गद्दार के प्रति कार्रवाई करना ये मेरा पहला कर्तव्य है। ये भावना हमारे देश के पत्रकारों में कैसे आएगी, इस पर भी हमको बात करने की जरूरत है। परिणाम देख लेते हैं। आतंकियों को मीडिया स्टूडियो में बिठाया जाने लगेगा। अगर दाऊद जैसे आतंकी का आप साक्षात्कार करते हैं, साक्षात्कार में उसे साहब कहा जाता है। एक आतंकी साक्षात्कार में खुलेआम भारत सरकार को धमकाता है। हमारे पत्रकार उसे वहां सर और साहब की उपाधि देते हैं। ऐसे में देश के इन मीडिया संस्थानों को क्या सबक लेना चाहिए?
ये तो सरकार और मीडिया संस्थानों का काम है, लेकिन इन मीडिया संस्थानों से जनता का विश्वास जरूर उठ सकता है। देश में आतंकियों और देशद्रोहियों का गुणगान होने लगेगा। हमारे कई नेता लोकसभा तक में आतंकियों का गुणगान करते रहे हैं। कोई आतंकियों को साहब की उपाधि देता है तो कोई सर की। जो लोग आतंकियों और देशद्रोहियों का गुणगान करते हैं, संसद में उनको तो जनता ने आईना दिखा दिया है, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उन पर सवाल खड़ा होता है कि वो क्या कर रहे हैं अभी तक। दुनिया में भारत की कमजोर छवि बनेगी। अमेरिका अपने दुश्मन को आतंक के गढ़ पाकिस्तान से मार कर ले जाता है। दुनिया और पाकिस्तान देखते रह जाते हैं, लेकिन हमारे राजनेता हमारे देशवासियों के कातिल को साहब कहते हैं। क्या ऐसे आतंकी को हम इज्जत दें? क्या अपने देशवासियों के कातिल को ऐसे ही छोड़ दें? देशद्रोही डॉन भारत सरकार को धमकाता रहेगा। एक फिल्म की तरह डॉन एक चैनल पर इंटरव्यू देता है, भारत सरकार और उसके सुरक्षा तंत्र को खुलेआम चुनौती देता है। हमारे पत्रकार हंसते हुए उससे अगला सवाल करते हैं। सरकार की ओर से भी कोई बयान नहीं आता है। ऐसे में क्या अंदाजा लगाया जाए? क्या सरकार आतंकी डॉन को पकड़ने में असमर्थ है? क्या हमारे सुरक्षा तंत्र की मजबूरी है? क्या हम इतने ताकतवर नहीं हैं जो डॉन का खात्मा कर सके? देश में आतंकी हमले होते रहेंगे। भारत में हुए आतंकी हमलों के तार कई बार आतंकी डॉन से जुड़े, लेकिन सरकारें आज तक आतंकी डॉन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम ऐसे ही अपने लोगों की हत्या एक देशद्रोही डॉन से कराते रहेंगे? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर जी नमस्ते, मैं अजय रावत कानपुर से बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो, बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कांग्रेस सरकार के 65 साल की उपलब्धि है, जो दाऊद इब्राहिम जैसे लोग बड़े हुए हैं और ये बम्बई के नेता हैं, जो मीडिया है और बहुत सारे ऐसे लोग जो इस चीज को ऑर्गेनाइज करके चला रहे हैं इस देश में वो खत्म करने के लिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी, उनके जो दुनिया भर में आका बैठे हैं, उनका महिमा नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे दुनिया भर की चीज खुराफात नहीं हो पाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, ये देश आगे बढ़ेगा तो उनका फिल्मों के द्वारा भी दाऊद ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने साम्राज्य को बढ़ाया है। फिल्मों में कौन हीरोइन हो, हालांकि उसको आप हीरोइन समझते, इसलिए मैं कह रहा हूं जो अभिनेत्री हो, हालांकि अभिनय भी अब नहीं आता है और दाऊद जिसको सिफारिश करता है वो अभिनय कर नहीं सकती, इसलिए दाऊद की सिफारिश मांगती है। ऐसी अभिनेत्रियों को भी प्रमोट करने का काम दाऊद ने किया है और उसके प्रति उनको क्या करना पड़ता था मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो शानो शौकत मानती थी कि वो दाऊद जैसे डॉन का बिस्तर गर्म करके आई है। भारत के पत्रकार उन वेश्या अभिनेत्रियों से कम नहीं है जो इसमें गुमान रखते हैं कि उन्होंने दाऊद से फोन पर बात की या दाऊद के राइट हैंड से फोन पर बात की या दाऊद के राइट हैंड का फोनो अपने चैनल पर दिखाया। उन वेश्यावृत्ति करने वाली में और चैनल में कोई फर्क नहीं अगर वो ऐसा करता है। उपाय देख लेता है। कुछ मीडिया संस्थान देशद्रोही और आतंकियों का गुणगान बंद करें। कुछ मीडिया संस्थानों पर सवाल उठ रहे हैं, ये मीडिया संस्थान आतंकियों और देशद्रोहियों का गुणगान क्यों कर रहे हैं? ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ये मीडिया संस्थान देश के दुश्मनों का महिमा मंडन करना बंद करें। देशद्रोहियों का महिमा मंडन करने वालों पर कार्रवाई हो। संसद में ही हमारे कुछ सांसद सदस्य आतंकियों को साहब कहते हैं। ये वो संसद सदस्य होते हैं जो सरकार चला रहे होते थे। ऐसे में आप कैसे इन लोगों पर कार्रवाई के बारे में सोच सकते हैं? वैसे ही अब कुछ मीडिया संस्थान आतंकियों का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। अब तो सरकारें भी बदल गई हैं। सत्ता पर ऐसे लोग राज कर रहे हैं जो आतंकी डॉन को वापस लाने की बात कहते हैं। तो क्या अब आतंकी समर्थक और आतंकियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आतंकी डॉन को भारत में लाकर सजा दी जाए। आपको कैसा लगेगा जब कोई हमारे लोगों की जान लेकर सीमा पार भाग जाए, पड़ोसी देश में जाकर धमकी दे? अगर आप में हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ, वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं, खुलेआम एक टीवी चैनल के स्टूडियो में। तो आप जरूर सोचेंगे कि हमारी सेना और खुफिया एजेंसियां बस नाम के लिए हैं। क्या हम एक अदने से आतंकी को नहीं पकड़ सकते? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। भारत से आतंकी देशद्रोही डॉन के नेटवर्क को खत्म किया जाए। आतंकवाद से लेकर उग्रवाद तक, काले धन से लेकर हवाला तक, फिल्मों से लेकर क्रिकेट तक, हर जगह डॉन के गुर्गे खुलेआम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। न सिर्फ अंजाम दे रहे हैं बल्कि बच के भी आसानी से निकल रहे हैं।
मीडिया संस्थान सरकार पर दबाव बनाएं। मीडिया संस्थानों को दाऊद का गुणगान करने की बजाय उसके कारनामों को सामने लाएं। कैसे दाऊद ने मासूम लोगों का कत्लेआम किया, कैसे पाकिस्तान के लिए आतंकी गतिविधियां आगे बढ़ाता है। राकेश जी के पास चलता हूं। राकेश जी, बहुत गुस्सा आता है ऐसे विषयों को करते और खास करके उस विषयों को जिस क्षेत्र में हम अपना जीवन लगा रहे हैं, ऐसे क्षेत्र के बदनाम, बदतमीज और बेईमान लोगों के द्वारा इस क्षेत्र को बदनाम किया जा रहा है। इस मीडिया जैसे पवित्र क्षेत्र को भी गंदा किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? मेरा विचार रहेगा कि हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने गए हैं लोकतंत्र के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। यदि व्यवस्थापिका की नज़र में एक कानून के तहत कोई व्यक्ति आतंकी घोषित हो चुका है या आतंकी की परिभाषा में आ जाता है, तो प्रेस को चाहिए कि उसके अनुकूल ही अपनी भाषा का, अपने शब्दों का चयन करे। बिल्कुल। इसी तरीके से न्यायपालिका जिसको घोषित कर चुकी है या जिसके लिए संज्ञान ले चुकी है, जिसके खिलाफ संज्ञान ले चुकी है, उसका महिमा मंडन करने पर और अपने शब्दों का संकलन करने पर। संज्ञान तो क्या, ये जिस छोटा शकील की और किस मिर्ची की और किस दाऊद की बात करते हैं, ये तो भारत के मोस्ट वांटेड है जी। संज्ञान तो छोटी चीज है। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं जी, कोई भी हो, इससे अलग भी तो कोई हो सकता है। जो मोस्ट वांटेड हैं वो भारत तो के मोस्ट वांटेड 100 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई ना कोई खबर कभी ना कभी चैनलों पर आती है, और उस खबर में उनको महिमा मंडित किया जाता है। जी, तो मेरा अपना जो मानना इस पर रहेगा, जहां पर ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ लगाम लगाने के लिए और अपनी ओर से ये खोजी पत्रकारिता का शब्द जो बार बार आता है, ये केवल भ्रम पैदा करने की बातें होती हैं। इनमें मेरे पास ऐसे भी रिकॉर्ड हैं, मैंने ऐसा भी देखा है कि पहले से ही सब कुछ प्रायोजित होता है, उसको निकाल करके ला करके यहाँ पर जो इंटरव्यू तैयार करके दे दिया जाता है, सब वहीं से तैयार होकर के आता है। तो ये तो सब भ्रमोत्पादक बातें हैं। उसने सफाई ये दी, उसने स्पष्टीकरण ये दिया कि वकील बनने की आवश्यकता नहीं है पत्रकार को। बिल्कुल, बल्कि उसको ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या भारत के पत्रकार वकील बन रहे हैं, पेपर पर उनके वकील बन रहे हैं। उनको ऐसी आवश्यकता नहीं है। उनको न्याय का पक्ष लेना चाहिए और जनता को न्याय दिलाने में सहायक होना चाहिए। उसके लिए उनको अपनी मर्यादा, अपनी सीमाएं अपने आप तय करनी होंगी। आप एक ठोस परिणाम, इसका उपाय, सबसे ठोस उपाय क्या कहेंगे? मेरा अपना कहना तो यही होगा कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, यदि वो भी ऐसा कहीं करते देखे जा रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन होना चाहिए। प्रेस के नाम पर उनको भी मुक्त करने की यहाँ पर जो छूट दी जा रही है, या एक कॉम्बिनेशन बना करके, मेरा पास ऐसे भी रिकॉर्ड हैं, ऐसा भी मैंने देखा है, ऐसे मैंने पढ़ा भी है अच्छी तरीके से, कि यहाँ पर मीडिया बिकने के लिए कहीं ईसाइयत की तरफ से पैसा आ रहा है तो कहीं इस्लाम की तरफ से पैसा आ रहा है। यदि ऐसी चीज़ें, जो खोजी पत्रकारिता की बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, ऐसे लोगों के पीछे भी लोग लगाने चाहिए। यदि ऐसे लोग निकल करके आते हैं और खोजी पत्रकारिता के नाम पर इस देश को बदनाम कर रहे हैं, इस देश की संस्कृति को खत्म कर रहे हैं, और जो दुष्ट लोग हैं, जो आतताई लोग हैं, जो आतंकी लोग हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं, तो उन ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भी कानूनी एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद, आप आए और आपने टाइम निकाला। हम दर्शकों को यही कहेंगे कि आज के एपिसोड में हमने यही प्रयास किया है कि देश के दुश्मनों के महिमा मंडन करने वालों के मन में कम से कम खौफ पैदा हो कि कोई तो टीवी चैनल है जो ऐसे पत्रकारों के खिलाफ बोल सकता है। आज तो हमने उनके नाम नहीं लिए, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो अगली बार मैं भारत के टीवी चैनलों के वो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें उन्होंने ऐसे देशद्रोहियों को, गद्दारों को सांप कहा है, भाई कहा है, उनका महिमा मंडन किया है। मीडिया में एक दूसरे के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, ऐसा एक संकेत भर है। हम उस संकेत को मानते हैं, लेकिन अगर ये संकेत और इस संकेत का फायदा कोई भारत के खिलाफ बेईमानी करने के लिए उपयोग में लाता है तो हम ये छूट किसी को नहीं देंगे, इस छूट का फायदा उठाने नहीं देंगे। ऐसे लोगों को देश के सामने नंगा जरूर करेंगे। इस चर्चा को आज बिंदास मोल में यहीं पर नहीं रोकना है। आप सोशल मीडिया में काम करने वाले सारे भाई बहन, आपने इस विषय को जारी रखिए। विभिन्न जगह पर भाषणों में जाने वाले, प्रवचनों में जाने वाले साधु संत वक्ता इस विषय को बातचीत में आगे लाए। जो गृहिणियां हैं, जो कॉलेज में जाने वाले हमारे युवा भाई बहन हैं, वो भी इस मुद्दे को चर्चा में लाए। ऐसे लोगों के ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट पर जाए, चाहे तो उनके घरों में जाकर भी उनको मिले, ऐसे चैनलों के दफ्तर में भी जाए और उनको सवाल पूछे कि आखिर तुमने ऐसे देशद्रोही को भाई कैसे कहा,
ये आवाज़ जब उठेगी तब इन लोगों की आवाज़ भी बदलेगी। आशा करते हैं कि आवाज़ दबने के लिए और आपकी आवाज़ उठने के लिए आज का कार्यक्रम उपयोगी रहा होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।